नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योग नीति की घोषणा से प्रदेश में खुले रोजगार के द्वार। पर्वतीय इलाकों में योग केंद्र खोलने पर मिलेगी 20 लाख तक की सब्सिडी। योग शिक्षकों की भी होगी तैनाती। सीएम धामी ने देहरादून से किया विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की जानकारी। किसानों से लिया जाएगा फीडबैक। हरिद्वार जमीन घोटाले में जिलाधिकारी की मिलीभगत की खबर। शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। सीएम धामी की तरफ से कार्रवाई का इंतजार। और राजधानी देहरादून में एआई सीसीटीवी कैमरे से होगी शहर भर की निगरानी। नगर निगम ने तैयार किया 5 करोड़ का बजट। पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा कंट्रोल रूम। लोगों में योग को लेकर रुचि बढ़ाने और योग को नई पहचान दिलाने की दिशा में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड योग नीति बनाने की घोषणा कर दी है और योग नीति लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। धामी सरकार ने की योग नीति की घोषणा। योग नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक और योग परंपरा की भूमि माना जाता है। आज भी ऋषिकेश, कौसानी, चंपावत जैसे जगहों पर कई दशकों से योग साधना के प्रमुख केंद्र हैं। इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड में योग नीति लाने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि योग को केवल एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। योग नीति के मुताबिक सरकार साल 2030 तक 5 नए योग केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र जागेश्वर, मुक्तेश्वर, टिहरी झील, चंपावत के कोली ढेक झील क्षेत्र और पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में स्थापित होंगे। साल 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस केंद्रों में योग सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नई योग नीति से राज्य में 13,000 से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। नीति में कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नए स्थापित होने वाले केंद्रों को परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 20 लाख रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 25% यानी अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। एक साल में कुल 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य समिति का गठन किया जाएगा। नीति को अमल में लाने के लिए आगामी 5 सालों में लगभग 35 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस नीति से राज्य को कई तरह से फायदा होगा। एक और राज्य में लगभग 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वहीं 2500 योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है। योग पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के सहसपुर विकास खंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि विकसित संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी और इस कार्यक्रम में किसानों के मिले हुए फीडबैक के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा। देश के अंदर इसकी शुरुआत प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ प्रदेश के जी ने आज किया। इस विकसित अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6,000 वैज्ञानिक हैं जाएंगे।
वहीं लोहाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने 3 कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के दौरान कृषि विशेषज्ञ गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक खेती और किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देंगे, जिसके तहत 5000 किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा 15 दिन में 135 गाँव में जाकर किसानों को आधुनिक खेती के वैज्ञानिक तरीके, मत्स्य पालन, डेयरी आदि की जानकारी देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ के समस्त अधिकारीगणों को कि आप लोगों की जो ये मंशा है, ये छोटे छोटे कृषक जो यहाँ आने में असमर्थता जताते और यहाँ पर नहीं आ पाते थे, आपने खुद यह माना कि भाई हम उनके द्वार में जाएं और उनको कृषि विज्ञान के बारे में बताएं। इसके लिए मैं इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम से हमारे कृषकों का उत्पादन भी बढ़ेगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान है। ये हमारे हमारे राष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक संकल्पना है, जिसके माध्यम से उनका उद्देश्य ये है कि जो हम वैज्ञानिक हैं वो किसान के द्वार पहुँचे, अनुसंधान किसान के द्वार। ये बेसिक कंसेप्ट है इस कार्यक्रम का। तो इसके अंतर्गत हमारी योजना ये है कि जो रेखीय विभाग हैं, हमारे सीईओ साहब का इसमें बहुत सहयोग भी रहा है और हम इन्हीं के कोलैबोरेशन में यहाँ काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और ग्राम पंचायतों में बैठाए गए प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रशासकों को फिर से नियुक्ति के लिए अध्यादेश का पेंच राजभवन में फंसा हुआ है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतें राम भरोसे चलने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, प्रशासकों की नियुक्ति का इंतजार, राजभवन में लटका अध्यादेश, खड़ा हुआ संवैधानिक संकट। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसका जवाब फिलहाल तलाशने से भी नहीं मिल पा रहा है। 6 महीने से पंचायतों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में ग्राम पंचायत का कामकाज भगवान भरोसे ही है। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश राजभवन में लटका हुआ है। ऐसे में पंचायतों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बीते मंगलवार को खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले सरकार की ओर से प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। सरकारी लापरवाही इस कदर हावी रही कि पंचायतों को लावारिस हाल में ही छोड़ दिया गया। अब स्थिति ये है कि पंचायत बिना प्रशासकों के ही है। बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पंचायतों में इस तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए भी ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना प्रशासक के ये पंचायतें ठप पड़ी हैं। ऐसे में ना तो पंचायतों में कोई निर्णय लिया जा सकता है और ना ही कोई विकास कार्य शुरू हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक इन पंचायतों का कामकाज कैसे चलेगा। हालांकि सरकार पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी बता रही है। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिम्मेदार मानने की बात नहीं है, जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी भी कर चुकी हैं। पंचायत के चुनाव के लिए तैयार है, हमारा संगठन भी तैयार है, इसलिए उसकी तैयारी भी कर ली गई हैं। लेकिन उस व्यवस्था के तहत जब तक चुनाव नहीं होते हैं, प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अब इन दिनों चारधाम यात्रा के चलते पंचायतों में चुनाव करवाना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि भारी संख्या में सरकारी अमला यात्रा में व्यस्त है। वहीं जून के अंत में शुरू होने वाला मानसून का दौर भी चुनाव कराने में खलल पैदा कर सकता है। बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव की स्थिति न बन पाने पर पिछले साल नवंबर के आखिर में इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि पंचायतों में 6 महीने तक ही प्रशासक बैठाए जा सकते हैं और ये सीमा भी पूरी हो चुकी है। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का ये 6 महीने का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो चुका है। पंचायतों में चुनाव न करवा पाने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 1 साल तक करने के लिए अध्यादेश के जरिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया। अध्यादेश को सोमवार को हरी झंडी दी गई थी। मंगलवार को शासन ने इसे स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा और अब तक भी अध्यादेश पर राजभवन की मुहर लगने का इंतजार बरकरार है।
अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी में महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली की प्रतीक रही है। उन्होंने कहा कि अतीत में इतिहासकारों के भेदभाव के चलते आधुनिक पीढ़ी उनसे परिचित नहीं हो सकी, लेकिन अब समय आ गया है हम अपनी बेटियों और बच्चियों के लिए उन्हें आदर्श के रूप में स्थापित करें। आज अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को मनाने का लगातार हर जनपद में, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी शासक रही हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं कि जहां महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, आगे कार्य करने में कई सारी चुनौतियां हैं, उस समय अहिल्याबाई होलकर जी पूरा शासन संभालती थी और किस प्रकार से एक चूल्हे से निकलकर युद्ध के मैदान पर फतह पाने के साथ साथ में एक स्त्री सेना खड़ा करना और पूरे साम्राज्य को संभालना, और इसके साथ ही बहुत बड़ी धर्म ध्वजवाहक थी। उधर रुड़की में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा ने अंबर तालाब के पास अहिल्याबाई होल्कर द्वार का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मां अहिल्याबाई ने अपने देश को बचाने के लिए जो संघर्ष किया था, उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आज पश्चिम अंबर तालाब में सभी स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारी जिलाध्यक्ष मधु सिंह जी उपस्थित हैं, पार्षदगण उपस्थित हैं, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का जी का मंदिर है, उनका प्रवेश द्वार का उद्घाटन आज किया जा रहा है। बहुत सुंदर द्वार बनाया जाएगा ताकि लोगों में एक संदेश आए कि जो हमारी माता जी ने करा और जो संस्कृति बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, हमारे मंदिरों के निर्माण के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसको सभी लोग याद करें, उसको सभी लोग उससे कुछ प्रेरणा लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर को याद करके, उनके कार्यों को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दें। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब देहरादून नगर निगम भी शहर भर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने 5 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि देहरादून में एआई कैमरे लगाए जाएंगे ताकि शहर की हर बारीक चीज पर नजर रखी जा सके। इन कैमरों का कंट्रोल रूम नगर निगम और पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, एक सामान्य सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ हमारा ये विचार है कि हम एआई बेस्ड इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, जो कि हमारे इस प्रकार के जो हमारे जो ऐसे कुछ ऐसे तत्व होंगे, असामाजिक तत्व हैं जो कहीं पे कूड़ा डाल रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं या कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी जिससे हो सके, और जो कि हमारे साथ साथ जो हमारी जो पुलिस है उसके भी काफ़ी काम आ सके और जनता को एक सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सके। इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके कंट्रोल रूम में एक तो हम अपने निगम में बनाएंगे और दूसरा इसको पुलिस मुख्यालय में भी इसका एक वो देंगे। देहरादून की कारगी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन तैयार हो चुका है। इससे लोगों को कूड़े की बदबू से राहत मिलेगी। दरअसल कारगी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन पर हर रोज करीब 200 से 250 टन कूड़ा पहुंचता है, जिसके कारण कारगी पर कूड़े का ढेर लग जाता है और इसकी दुर्गंध से आसपास के लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन अब आसपास के लोगों के लिए राहत है, क्योंकि कारगी कूड़ा ट्रांसफर के लिए मैकेनाइज्ड कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन का ट्रायल पूरा हो चुका है। अभी यहां से 8 कॉम्पैक्टर के जरिए कूड़ा शीशमबाड़ा जा रहा है। हमने 3 महीने के अंदर अंदर कारगी में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन रेडी कर लिया है और अब इसके पूरी तरह से इसको फुली फंक्शनल करने की तैयारी है। अभी वर्तमान में हमारी सारी छोटी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियां कारगी ही डंप हो रही हैं और उनमें कॉम्पैक्शन के बाद ही शीशमबाड़ा वेस्ट जा रहा है। इसी प्लान के तहत अभी और कंटेनर्स संबंधित कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं और उन कंटेनर्स के माध्यम से जितने भी हमारे बल्क में भी वेस्ट आता है ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से, उसको भी कॉम्पैक्शन के बाद शीशमबाड़ा ले जाया जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसको पूरी तरह से फुली फंक्शनल मोड में ऑपरेट कराने की तैयारी है और इससे जो पूरा कूड़ा प्रबंधन है उसमें कारगी साइट पर भी और पूरी वेस्ट मैनेजमेंट चेन में काफ़ी सुधार आएगा। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचाने के लिए
किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। प्रारंभिक जांच सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कार्य में हेराफेरी हो रही है। और वहीं उप जिलाधिकारी राहुल शाह की माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार में गुणवत्ता सहित निर्माणदायी एजेंसी ने आपदा प्रबंधन के मानकों का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने नदी से हो रही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया है। कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा वहीं पे लोकली आपका सामग्री को एक्सकेवेशन करके उपयोग में लाया जा रहा है। उनके द्वारा वन निगम से किसी प्रकार से सामग्री क्रय नहीं की जा रही है। इसके अलावा उनके द्वारा वहाँ पे जो ग्रिड तैयार की जा रही है वो ट्रक आदि पे जालियाँ वगैरह छन्नियाँ वगैरह लगा के लोकली स्क्रीन किया जा रहा है। जिस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहा जाता है लोकली स्क्रीन किया जा रहा है। उसी सामग्री को निर्माण में उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत अनुमति की शर्तों का उल्लंघन था, प्रतिबंधों का उल्लंघन था, जिसके क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सोना गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन लेने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 111 ग्राम वजनी नकली सोने की चूड़ियां बरामद की हैं, जिन पर कूट रचित हॉलमार्क अंकित था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये गिरोह दिल्ली और अल्मोड़ा में सक्रिय है, जो बेहद चालाकी से नकली आभूषणों को असली बताकर बैंकों से लाखों रुपए के लोन हासिल कर चुका है। जो मिलके इस तरीके का काम कर रहा है, ये लोग दिल्ली के बाजारों से इस तरीके का कोटेड और नकली सोने के आभूषण उठाते हैं। और ऐसे बैंक जिनमें ज़्यादा मतलब सोने की क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता, उन बैंकों में ये लोग जो है गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं। और जब गोल्ड लोन का पैसा मिलता है तो उस पैसे को आपस में बांट देते हैं। इसमें जो इनके द्वारा बैंकों में जो नॉर्मली सामान्यतः जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए बाद में जब रिकवरी और ये सारी चीज़ें होती है तो ये अभियुक्त बैंक के जो राडार है उसमें भी नहीं आ पाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 FIR चल रही है इसमें। इस मामले से जुड़े हुए 1-2 लोग और हमारे राडार पे हैं। तो दिल्ली में कुछ और लोगों के नाम आए जिस कारोबार से जुड़े। उधर गदरपुर में 20 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल में हुआ है। बता दें कि इन बच्चों ने सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा दी और सफलता हासिल कर ली। बच्चों की इस कामयाबी से जहां उनके अभिभावक खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के पूर्व विद्यालय लिटिल चाम स्कूल ने उन्हें सम्मानित किया, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैंने इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्ज़ाम निकाला है विद 285 मार्क्स आउट ऑफ 300 और उत्तराखंड में मेरी 6th रैंक है। मैं एक दिन में अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ता था, जिसमें मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए पर आवर देता था शेड्यूल के हिसाब से। इसकी तैयारी में कहीं ना कहीं बच्चों का और बच्चों के माँ बाप का, साथ में जो है स्कूल का, सबका सहयोग है। सबसे पहली बात मैं आज के गार्जियन से एक जो है निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ये बच्चे, अगर आप इनकी जो है इतने आगे पहुंचने का जो रीज़न है, ये 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। इनकी जो रीजनिंग जो टाइमिंग है 4 घंटे की इनकी मैथ्स की क्लासेस, उसके बाद हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना। पौड़ी में पुलिस ने डैम तिराह के पास नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 180 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो उत्तराखंड में आकर नशा तस्करी करता था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योग नीति की घोषणा से प्रदेश में खुले रोजगार के द्वार। पर्वतीय इलाकों में योग केंद्र खोलने पर मिलेगी 20 लाख तक की सब्सिडी। योग शिक्षकों की भी होगी तैनाती। सीएम धामी ने देहरादून से किया विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की जानकारी, किसानों से लिया जाएगा फीडबैक। हरिद्वार जमीन घोटाले में जिलाधिकारी की मिलीभगत की खबर। शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। सीएम धामी की तरफ से कार्रवाई का इंतजार। और राजधानी देहरादून में एआई सीसीटीवी कैमरे से होगी शहर भर की निगरानी। नगर निगम ने तैयार किया 5 करोड़ का बजट। पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा कंट्रोल रूम।